नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हम लोग जो है इन्वायरमेंट बेसिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इन्वायरमेंट बेसिक्स का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए, इसका पीडीएफ भी हम आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए वो भी, और साथ में जितना आगे का जो भी आने वाले पोर्शंस आपके हैं पूरा कंप्लीट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जैसे और सब्जेक्ट आपको हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया था, और उसके बाद फिर हमने जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने जाना था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे हम लोग एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से वो सोर्स होते हैं, फिर इसके कॉजेस कौन कौन से होते हैं कि जिसके चलते एयर पॉल्यूशन एराइज होती है। और देखिए, जितने भी टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे थे, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे जो है केवल जो टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, वो पोर्शन पूरा हम लोग कवर करेंगे। और वो भी सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस आपका तैयारी हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, हम जैसे आपको बताया था हमने आपको कि जो एयर पोल्यूशन आपके हैं, तो ये होते हैं वेरियस रिसोर्सेज होते हैं इसके, जैसे मैन मेड रिसोर्सेज या फिर जो है वो नेचुरल एक्टिविटी, या फिर जो और भी जो एक्टिविटीज़ होते हैं ह्यूमन के द्वारा, तो उन सारे चीज़ होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। और जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, यानी कि एयर को कॉज करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं, तो उनको हम लोग पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था कि पोल्यूटेंट जो होते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपके होते हैं। तो जो एयर पोल्यूशन के जो सोर्स मेनली इसके होते हैं आपके, तो वो नेचुरल एक्टिविटी और दूसरे आपके होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है। तो जो नेचुरल सोर्सेज अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन का, यानी कि वो कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज है जिनके चलते एयर पोल्यूशन होती है, तो वो आपका हो गया वोल्केनिक इरप्शन। तो देखिए, जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो उनसे जो है बहुत सारे जो है हार्मफुल जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होती है, और वो जाकर है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है। तो इनके चलते भी जो आपका है एयर पोल्यूशन होती है। फिर दूसरा आपका है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर जैसे देखिए, कभी कभी लाइटनिंग हो जाती है, तो इसके चलते फॉरेस्ट में जैसे जंगलों में आग लग जाती है, तो उसके चलते जो भी जो बर्न आउट होता है, तो उसके बाद जो गैसेस जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो जो है फिर पोल्यूट करते हैं एयर को। तो ये भी आपका एक जो है एक फिनोमिना है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। फिर तीसरा आपका इसमें पोलन डिस्पर्सल के चलते। तो पोलन देखिए, पोलन के जो पोलन होता है, आपने स्टडी किया होगा पोलिनेशन के बारे में, तो ये भी एक जो है नेचुरल फिनोमिना है, जिसके चलते जो है जिसमें चलते जो है जो पोलन जो होता है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये चीज़ बायोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उस समय भी जो है केमिकल रिएक्शन होती है और जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। फिर इसके बाद देखिए, जो विंड इरोजन होती है, सॉयल और जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस होती है, तो इनके थ्रू भी जो है एयर पोल्यूशन कॉज होती है। तो ये सारे जो है नेचुरल सोर्सेस है, इनके ऊपर में कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये जो है हम लोग इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारे नेचुरल फिनोमिना के चलते होती है। और वहीं पे हम बात करते हैं मैन मेड सोर्सेज की, कि जैसे जो ह्यूमंस मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए। तो इसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और उसके बाद दूसरा आपका है अर्बनाइजेशन है, फिर व्हीकल का एमिशन है, फिर तीसरा चौथा आपका इसमें डिफोरेस्टेशन है, और फिर पॉपुलेशन है। तो ये किस तरीके से ये सारे रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग तो इसको जो है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो सारे आपके जैसे कैटेगरी तो है ही, लेकिन इनमें भी जो ह्यूमन जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए, तो उसमें लगभग जो है 45% जो पोल्यूशन होती है, तो वो डस्ट और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके चलते ये होते हैं। फिर उसके बाद और भी आपके होते हैं, जैसे कि जो वेस्ट हम लोग जो बर्निंग करते हैं खुलेआम में, जो बर्निंग करते हैं हम लोग, तो उसके चलते भी लगभग 17% जो है पोल्यूशन होती है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे जो भी व्हीकल हम लोग रन करते हैं, तो उनके थ्रू जो भी एमिशंस होती है, तो वो है आपका 14% इनका लगभग कंट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा जैसे डीजल जनरेटर के थ्रू भी 9%। इसके अलावा जो इंडस्ट्री रन करते हैं हम लोग उसके थ्रू, और जो डोमेस्टिक में जो कुकिंग करते हैं हम लोग उसके थ्रू भी जो एयर पोल्यूशन होते हैं। तो ये सारे जो और आपके जैसे सोर्सेस हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए। और देखिए, जो एयर पोल्यूशन जो होती है,
तो उसके लिए जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो है फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करना। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में जो है जितने भी कोल और जो गैसोलीन होते हैं, तो ये जो है मोस्टली एक सिंगल लार्जेस्ट सोर्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स का। क्योंकि देखिए जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग बर्न करते हैं, तो इनसे जो भी हार्मफुल जो गैसेस जो रिलीज होते हैं, तो ये जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो है फिर एयर को पोल्यूट करेंगे, और साथ में जो है ये केमिकल रिएक्शन करके ये फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो ये ग्रेटेस्ट सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन का, जो कि मैन मेड एक्टिविटीज़ के चलते ये होती है। अब देखिए जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स जो रहते हैं आपके, तो ये जैसे अब जो भी हीटिंग करते हैं हम लोग, या फिर और भी जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, जैसे व्हीकल्स के द्वारा आपका हो गया, या फिर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम लोग करते हैं, और बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, तो इन सभी में जो है फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होती है। तो इन सभी कारणों से जो है कि जो एयर का पोल्यूशन होती है, और मोस्टली जो आपका कहाँ से हो सकते हैं, तो ये आपके जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करके चलती होती है। अब देखिए जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्निंग करते हैं हम लोग, तो इसके थ्रू जो है अदर और भी फिनोमिना अराइज होते हैं, जैसे कि स्मोक का हो गया, एसिड रेन का हो गया, और साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेस है एमिशन जो होती है, तो वो भी जो है तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के चलते ही ये सारे और भी जो है एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने आपको जैसे बताया था कि जो मेन मेड सोर्सेस है एयर पोल्यूशन का, तो उसमें आपने देखा था जैसे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी एक फैक्टर आपका है। तो इन सभी को हम लोग जो है यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो पहला देखिए आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एयर को पोल्यूशन कर रही है। तो इंडस्ट्री जो है आपका एक मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पे, कि जो भी पोल्यूटेंट जो होते हैं आपके, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और बाकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आपके होते हैं ये, तो ये जो है डायरेक्टली एयर में डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब भी हम लोग फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं, तो ये सारे जो हार्मफुल गैसेस होते हैं तो एयर में डायरेक्टली जो है वो चले जाएंगे। अब इसके साथ साथ में जो पेट्रोलियम के जो रिफाइनरी जो होती है, तो ये भी जो है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को रिलीज करते हैं एयर के अंदर में। अब जब भी ये एयर में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखिए क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करेंगे, और साथ साथ में जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाएंगे। और अगर यही डायरेक्टली जो ये रिलीज होते हैं आपके जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स, तो ये भी जो है बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ को ये और भी, जैसे आपके आपने स्टडी किया था यहाँ पे अभी एसिड रेन या फिर स्मोक के बारे में, तो ये भी जो है ये फिनोमिना काउज करते हैं ये आगे चल के। तो इनको भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन ये करते हैं एयर पोल्यूशन को, तो ये हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं जब भी हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस एक्टिविटी चलती है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है। फिर दूसरा आपका है अर्बनाइजेशन का है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तब आप लोग समझ सकते हैं कि अर्बनाइजेशन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। तो अर्बनाइजेशन का इसका सिंपल डेफिनेशन इसका होता है कि दैट इज इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपुल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि टाउन्स और सिटीज जो है, तो वहाँ पे जैसे नंबर ऑफ जो पोर्शन होते हैं, प्रोपोर्शन होती है पर्सनस के लिव वहाँ पे रहने के लिए, उनमें इंक्रीमेंट अगर हो जाए ड्रास्टिकली, तो उसको बोलते हैं हम लोग अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन आपका देखिए इस कारण से होती है क्योंकि जो है पर्सन मूव करते हैं रूरल एरिया से, यानी कि जो जो गाँव का जो क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग होते हैं, तो वो अच्छा इनकम कमाने के लिए या फिर अच्छा जैसे अपना अपना परिवार का भरपेट का पोल पोषण करने के लिए जो है वो फिर अर्बन एरियाज में जाते हैं, यानी कि जो टाउन्स और सिटीज होते हैं वहाँ पे जाके बसते हैं, और इसके साथ में वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अर्बनाइजेशन। और देखिए जैसे अर्बनाइजेशन होगा, यानी कि पर्सन जो रह रहे हैं यहाँ पे, जैसे शहरों में रहेंगे वहाँ पे अगर इंक्रीमेंट होती है उनकी, तो अब उनका डिमांड बढ़ेगा, जैसे व्हीकल्स के लिए भी हो गया, यानी कि जो व्हीकल्स यूज़ करेंगे वो तो है ही, साथ में वो जो अपना जैसे खाना बनाने के लिए जो भी फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ करेंगे उनमें भी इंक्रीमेंट होगा। और इसके साथ साथ में जैसे उनको रहने के लिए और भी घरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर आ जाते हैं अर्बनाइजेशन में, कि जो कि एयर को पोल्यूशन करते हैं किसी ना किसी तरीके। फिर अगला देखिए जो मेजर इशू है जो एयर पोल्यूशन को कॉज करती है, तो वह व्हीकल से होने वाले एमिशंस। तो देखिए जो भी व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, कार हो गया, या फिर और भी जो ट्रेन या एरोप्लेन जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उनमें सभी में जो है फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डीजल और पेट्रोल हो गया। तो जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करेंगे, तो कार में जैसे हम लोग डीजल यूज़ करते हैं या फिर पेट्रोल जो भी यूज़ करते हैं, तो इनके चलते जो भी एमिशंस होंगे, तो वो जो है फिर हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि आपका सल्फर का ऑक्साइड हो गया, फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गए। तो जब ये एयर में एंटर करेंगे,
तो इनके चलते जो है बहुत सारे अदर फिनोमिना होंगे, जैसे एसिड रेन की समस्या या फिर ग्लोबल जो वार्मिंग होती है, वो सारे जो है समस्याएं अराइज होती है फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने से। तो मोस्टली जो आपका यहाँ पे व्हीकल जो इमिट करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में और भी जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये भी जो है एक मेजर इशू होते हैं, यानी कि एयर को पोल्यूट करने में। तो व्हीकल के एमिशन में आपके जैसे जब ये एमिट करते हैं तो ये फिर प्राइमरी जो पोल्यूटेंट होते हैं इनको रिलीज करता है, और प्राइमरी पोल्यूटेंट आप जानते हैं कि ये फिर जब एयर में एंटर कर जाएंगे तो वहाँ पे फिर जो है अदर जो सब्सटेंस या फिर अदर जो भी जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो उनके साथ रिएक्शन करके ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वहाँ पे बनाते हैं, जो कि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। फिर अगला देखिए जो फैक्टर है मैन मेड में, तो वो है डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले आपको डिफॉरेस्टेशन जो टर्म आपका ये आपको समझना होगा। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि दैट इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के जो साइड में जो भी फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं तो आप देखते हैं कि उनको जो है कट किया जाता है, तो उनको वहाँ से परमानेंटली हटा दिया जाता है, ताकि उनसे जो है और जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिसेस हो गया, या फिर जो है लकड़ी को काटा जाता है और जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि टिम्बर के लिए हो गया, या फिर जो है उनसे हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं घरों में चलाने के लिए हो गया, या फिर जो और भी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, कट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। तो सिंपली इसका मतलब हो गया कि ट्री को कट करना हो गया। अब आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो पेड़ होते हैं, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो CO2 होती है तो एक असेंशियल एलिमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब मान लीजिए कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट होगा, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीमेंट होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इंक्रीमेंट होगी तो इसके चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो वो अराइज होगी। तो ये भी जो है एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सारे फैक्टर्स के लिए। अब देखिए जब भी फॉरेस्ट को हम लोग बर्न करते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं हम लोग, जैसे और भी अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, तो इनके चलते जो है बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लीजिए इंक्रीमेंट होगा, इनका अगर ज़्यादा संख्या इंक्रीमेंट होगी तो इसके चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है तो वो अराइज होगी, और साथ में जो फिर इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे जैसे कि समुद्र का जो लेवल होगा वो अराइज होगा, तो जो लो लाइंग एरियाज होंगे तो वो जो है फ्लडेड हो सकते हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन है आपका डिफॉरेस्टेशन जो है आपका एयर पोल्यूशन के लिए। फिर उसके बाद अगला आपका है पॉपुलेशन। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी आपका है, तो ये भी एक मेजर ड्राइव होता है एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने में, क्योंकि मोस्टली जो लार्ज सिटीज होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंक्रीमेंट होती है। तो वहाँ पे अगर पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगी तो उसके चलते जो डिमांड होते हैं व्हीकल्स का या फिर जो है घरों का रहने के लिए हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी इंक्रीमेंट होगी, और इसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज उसमें भी इंक्रीमेंट होती है। तो इसके चलते जो है एयर को पॉल्यूशन करने में भी जो है ये मेजर रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। तो एयर पोल्यूट तो होगा ही आपका इन सारे एक्टिविटीज़ के चलते भी। तो जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आए होंगे अब। तो यहाँ पे देखिए हमने तो डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सा जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन एक्टिविटी और जो नेचुरल प्रोसेस है जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कंट्रोल मेजर्स देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं तो हमें उनको कंट्रोल करना होगा। तो आपने देखा था कि जो एयर पोल्यूटेंट में मोस्टली जो पोल्यूट करते हैं तो वह आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसके लिए अगर कंट्रोल करने की यदि हम बात करें तो जो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो CO को एमिट करते हैं तो हमें उन पे ध्यान देना होगा। अब जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ होते हैं, मोस्टली जो गैसोलीन फील्ड जो IC इंजन्स होते हैं, तो वो मेजर सोर्स होते हैं CO पोल्यूशन का, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन के लिए है। तो अगर हमें जैसे एयर पोल्यूशन को कम करना होगा तो हमें जो है जो CO का एमिशन है तो इसको हमको कम करना होगा। तो इसके लिए ये सारे उपाय किए जा सकते हैं आपके, जैसे जो इंटरनल कंबशन इंजन जो जो यूज़ करते हैं हम लोग अपने जो भी व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा, ताकि ये जो है जो CO एमिट करते हैं तो उसको ये कम कर सके। और साथ साथ में जो है जितने भी एग्जॉस्ट जो सिस्टम्स होते हैं, ये उसके बाद जो भी रिएक्टर्स होते हैं तो उनमें डेवलपमेंट करना होगा, जो कि वो पूरे तरीके से फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये तभी एमिट होता है कि जब जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो वो अगर इनकम्प्लीट कंबशन उनका अगर होती है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो हमें जो है डेवलपमेंट करना होगा एग्जॉस्ट सिस्टम का, जितने भी रिएक्टर्स होते हैं उन सभी का। तो ये सारे दिए हुए उपाय और इसके साथ साथ में हमें सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स को भी
ढूंढना होगा, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिट नहीं करते उनका हमें यूज़ करना होगा। जैसे इसका एग्जांपल आपका एक है एलपीजी का यूज़ करना, या फिर जो नेचुरल गैस होते हैं, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम होता है तो वो आपका है सल्फर का ऑक्साइड जो होते हैं। तो सल्फर का ऑक्साइड मोस्टली जो आपके होते हैं, तो ये भी जो है एक मेजर फैक्टर होता है एयर को पॉल्यूट करने में। तो इनको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग उपाय, जैसे कि ये कम यूज हो इनका या फिर कम रिलीज हो एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो हम लोग जो है ऐसे फ्यूल का यूज़ करेंगे जिसमें कि सल्फर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। इसके अलावा जो है हमें सल्फर को पहले ही रिमूव कर देना होगा। जैसे फ्यूल बर्निंग करने से ही जो सल्फर रिलीज होती है, तो फ्यूल में से जो है हमको सल्फर पहले ही से निकाल देना होगा, ताकि जो है फिर बर्निंग जब करेंगे हम लोग फ्यूल का तो उससे सल्फर रिलीज ही ना हो। फिर इसके साथ साथ में हमें अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को जो हमें ढूंढना होगा, जैसे नेचुरल गैस हो गया। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो हम लोग एयर पोल्यूशन को इमिट होने से या एयर पोल्यूशन होने से हम लोग बचा सकते हैं। और मोस्टली जो ये उपाय बहुत सारे हैं जो फॉसिल फ्यूल के यूज़ करने के चलते होती है। इसके अलावा देखिए और भी कंट्रोल मेजर्स भी किए जा सकते हैं एयर को पोल्यूट होने के बचाने के, एयर को पोल्यूशन होने से बचाने के लिए। तो इसमें से देखिए कुछ जो कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं तो वो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे हमें ग्रेटर इम्फेसिस देना होगा पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, रेदर देन कि उसको हम लोग कंट्रोल करें, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन जो होता है वो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। अब पॉल्यूशन हो जाए उसके बाद हम उसको कंट्रोल करें तो ये कोई अच्छा उपाय नहीं होता है। पहले ही आप उसको प्रिवेंट कीजिए, यानी कि हम पॉल्यूशन होने ही ना दें। हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आखिर उसके रीजन्स हमें ढूंढना होगा कि किस कारण से एयर पॉल्यूशन होती है, तो हम उसे ही प्रिवेंट करेंगे। फिर कंट्रोल करने की बात ही नहीं आएगी। इसके अलावा जो है जो फॉसिल फ्यूल्स जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका यूजेस में जो है हमें रिडक्शन करना होगा। यानी कि जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसके जगह पे हम लोग जो है और भी जो यूजर फ्रेंडली या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो फ्यूल्स होंगे, या फिर जो है और भी अदर सोर्सेस होंगे, उनका हमें यूज़ करना होगा। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है सीएनजी का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना होगा और रिड्यूस करना होगा फॉसिल फ्यूल का यूज़ करने के लिए। और जो भी व्हीकल फ्यूल होता है तो उनमें इम्प्रूवमेंट करना होगा उनकी क्वालिटी का। और साथ साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है तो उनका यूजेस में हमें जो है इंक्रीज करना होगा। तो ये सारे जो है और भी कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं कि हम लोग एयर पोल्यूशन को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था एग्जाम में, आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि अर्बनाइजेशन एंड unsustainable development in India raises the several environmental concerns but not one of the following। तो अर्बनाइजेशन और साथ में जो अनसस्टेनेबल जो डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में, तो इन्होंने जो है सेवरल इन्वायरमेंटल कंसर्न को अराइज किया हुआ है, लेकिन कौन सा इनमें से जो नहीं किया हुआ है। तो एक्टिविटीज़ इसमें देखिए दिया हुआ है डिफॉरेस्टेशन का, सॉइल डिग्रेडेशन का, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर एरेटिक मानसून का। तो देखिए ये जितने भी एक्टिविटीज़ है डिफॉरेस्टेशन का, मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेस्ट को कट करना, तो ये भी तो जैसे एक मेजर इशू तो है ही, जो इन्वायरमेंट को जो इशू हो रहे हैं तो उनको कंसर्न एक है ही एक तरीके से। दूसरा आपका सॉइल का डिग्रेडेशन होना, यानी कि जो सॉइल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आना, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये भी एक सिविल इन्वायरमेंटल कंसर्न है। फिर तीसरा आपका दिया हुआ है कि डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज जो भी प्रेजेंट है तो उसका हम लोग जो है डिप्लेट तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसका अंधाधुंध यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग। तो ये भी एक इन्वायरमेंट के लिए मेजर कंसर्न तो है ही। फिर चौथा इसमें आपका दिया हुआ है इरेटिक मानसून। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म इरेटिक मानसून है, आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न का इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे इंक्रीज या डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो रेनफॉल का इंक्रीज या डिक्रीज होने का जो कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये उतना ज़्यादा एक मेजर जो है फैक्टर्स नहीं है हमारा इन्वायरमेंट का कंसर्न करने के लिए, क्योंकि इसके चलते जो है उतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि अगर मानसून अगर ज़्यादा होती है तो ये जैसे फ्लड काउज करते हैं या फिर और भी जो है डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन इन्वायरमेंट को जो उतना नुकसान नहीं पहुँचाती है। और अगर कम भी प्रेसिपिटेशन हो तो इसके जो है इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होती है। लेकिन ये सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, और डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, तो ये सारे के सारे जो है एक कंसर्न है इन्वायरमेंट के लिए, जो कि मोस्टली ये होता है आपके अर्बनाइजेशन और
और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के चलते होती है। तो इसमें आपको इस फैक्टर पे भी आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। मोस्टली जो ये रिस्पॉन्सिबल आपके होते हैं जो अर्बनाइजेशन के लिए या फिर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये सारे एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ह्यूमन जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इरेटिक मानसून में इनमें ह्यूमन इन्वॉल्व तो रहते ही है, इसके चलते कुछ नेचुरल फिनोमेना भी होती है। तो ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है इन्वायरमेंट के लिए जितना कि ये तीनों एक्टिविटीज़ होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसका देखिए ऑप्शन डी जो आपका होगा ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हर एक टर्म को आपको अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही जो है आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपका आरआरबी एनटीपीसी में ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। तो क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का इसमें से कौन सा एक कॉज नहीं है। तो ऑप्शन देखिए पहला दिया आपका इसमें माइनिंग ऑपरेशन दिया हुआ है, दूसरा एसिड रेन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, तीसरा दिया हुआ है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और चौथा आपका दिया हुआ है इसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो देखिए इसमें से अगर देखिएगा ऑप्शन में तो माइनिंग ऑपरेशन दिया हुआ है। तो माइनिंग ऑपरेशन यानी कि जो खनन के जितने भी कार्य जो भी एक्टिविटीज होते हैं तो इनके चलते भी है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो ये भी एक मेजर कॉज है एयर को पॉल्यूशन करने के लिए। तो फिर उसके बाद दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है दैट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो देखिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं तो इनके थ्रू भी जो है एयर को पॉल्यूशन होती है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो होती है या फिर फॉरेस्ट में जैसे जैसे ज़मीन को क्लियर करने के लिए जो भी वेस्ट होता है तो उनको हम लोग बर्न कर देते हैं, तो इनके चलते भी एयर पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। फिर चौथा आपका दिवस में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं बर्निंग करेंगे इनका हम लोग तो इनसे जो है बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये भी एयर पॉल्यूशन तो कॉज करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एसिड रेन आपका दिया हुआ था ऑप्शन टू में, तो एसिड रेन जो है तो ये जो है एक एयर पोल्यूशन का ये कॉज नहीं है आपका, क्योंकि एसिड रेन देखिए ये खुद ही रिजल्टेंट होता है एयर पोल्यूशन के बाद होने के। यानी कि एयर पोल्यूशन जब हो जाएंगे उसके बाद ही एसिड रेन फिनोमिना होती है। और एसिड रेन मोस्टली आपका होता है कि जैसे जो आपके जो एसिड रहते हैं यानी कि जो रेन होती है तो वो एसिड के फॉर्म में होते हैं। तो ये मेनली आपका होता है एयर पोल्यूशन के बाद होने के। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल मतलब फैक्टर नहीं है एयर पोल्यूशन को कॉज करने के लिए। ये आपका होता ही है जब एयर पोल्यूशन होती है उसके बाद का फिनोमेना, जो कि हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन टू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज CER रेफर्स टू। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का जो हम लोग करते हैं इसमें जो है CER जो है यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या रेफर करती है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले तब लोग ये समझिए इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन। तो इसका देखिए मतलब क्या होता है कि ये एक सर्टिफिकेट जो होती है यानी कि सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन जब का है तो ये एक तरीके से एक सर्टिफिकेट इशू की जाती है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशंस के देखिए बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसके। तो जो भी मेंबर्स होते हैं इसके तो उनको जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू की जाती है ताकि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशंस है तो उसको वो प्रिवेंट कर सके। तो एक तरीके से जैसे जो मेंबर्स होते हैं तो उनको इशू की जाती है ताकि वो जो है ग्रीन हाउस गैसेस का जो गैसेस होता है तो उनके एमिशंस को रिडक्शन किए जा सके। तो इसके लिए उनको प्रमोट की जाती है कि वो जो है ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को फॉलो करे और ऐसे जो फ्यूल्स है या फिर ऐसे जो और भी जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करे ताकि जो है ग्रीन हाउस गैसेस को जो बढ़ावा देते हैं तो उनको कम किया जा सके। और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस पे से फोकस की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो कौन सा इनमें से जो है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दिया आपका इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, दूसरा आपका इसमें दिया हुआ है अफॉरेस्टेशन, एसिड रेन या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से देखिए जो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, तो फूड में जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं तो ये भी देखिए एक इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके चलते क्या होता है जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है फिर जो जो फूड आइटम जो भी हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके चलते उसकी जो गुणवत्ता होती है तो वो लॉस हो जाती है। तो ये भी जो है एक इन्वायरमेंट के लिए एक मेजर कंसर्न है। फिर अगला इसमें दिया आपका अफॉरेस्टेशन। तो देखिए अफॉरेस्टेशन का इसका मतलब होता है कि हम लोग फॉरेस्ट को फिर से हम लोग जब फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं हम लोग ये ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है पहले कहीं पे भी जो है ट्री कवर वहाँ पे हुआ ही नहीं था। तो इसका सिंपल रीजन ये हो गया कि मान लीजिए कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पे पहले कोई ट्री कवर नहीं था यानी कि पेड़ वहीं पे नहीं थे, हम लोग वहाँ पे जो है पेड़ लगाते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट जो है डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब होता है आपका अफॉरेस्टेशन का। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो है हम लोग जो फॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन यदि करते हैं हम लोग तो ये इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं करती है, ये बल्कि इन्वायरमेंट को और हेल्प करती है। तो ये आपका एक मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू इसका हो जाएगा।
हालांकि आप और भी ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें जैसे एसिड रेन आपका दिया हुआ है, तो एसिड रेन भी देखिए एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इशू है ही, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको। फिर चौथा इसमें दिया आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, लिविंग स्पेसीज जो भी हैं इस धरती पे, तो उनका सभी का जो है मेंटेन करके रखना, सभी स्पेसीज का एक अपना जैसे वर्चस्व हो। तो उनका अगर जैसे लॉस होगा, यानी कि जो भी स्पेसीज के डाइवर्सिटी अगर वो उनका लॉस होती है, तो ये भी इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम तो है ही। तो ये सारे जो है आपके इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम है, लेकिन जो अफॉरेस्टेशन जो है, तो ये एक मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इशू नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे जो इंक्रीमेंट जो होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस हैं। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ कि एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, या एक्सेसिव यूज ऑफ द सोलर हीटर्स। तो इसमें से देखिए अगर आप लोग ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन वन में आपका इसमें दिखा स्टेटमेंट जो वन आपका दिया एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस होती है, तो ये भी आपका हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन जब करते हैं हम लोग, तो देखिए डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होती है कि पेड़ फॉरेस्ट का जो कवर होता है तो वो रिड्यूस होती है। तो जब रिड्यूस होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, तो उनका जैसे वो ऑब्जर्व कर जो पेड़ करते हैं, तो वो नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके चलते भी इंक्रीमेंट होगा आपका। फिर तीसरा आपका है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल। तो जब नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज होगा, तो इसके चलते भी कार्बन जो डाइऑक्साइड है, तो उनमें भी जो है इनका इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि व्हीकल भी जो है एमिट करते हैं आपके। तो ये भी जो है आपके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। फिर चौथा आपका दिया हुआ है इसमें कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोलर हीटर। तो देखिए सोलर हीटर यूज़ करने से कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस नहीं होती है, इसके चलते कोई भी पॉल्यूशन नहीं होती है। तो सोलर हीटर का चाहे हम लोग कितना भी यूज़ करें, तो इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इन्वायरमेंट को। तो ये आपका इसमें केवल यही नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर आपके होंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है 1, 2 एंड 3, ये तीनों है, लेकिन 4 वाला आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज नॉट रिजल्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन जो हो रही है, तो इनमें से जो कौन सा एक इनसे जो है रिजल्टेड नहीं हुई है। तो ऑप्शन देखिए दिया आपका यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, दूसरा आपका दिया हुआ है कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तीसरा आपका एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, और चौथा आपका दिया हुआ है लैंडफिल। तो इसमें से देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तो समस्या तो हुई है ग्लोबल इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने से। और दूसरा आपका दिया हुआ है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, ये भी इंक्रीमेंट हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होने से। तीसरा आपका दिया हुआ है कि एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो जो यूवी का रेडिएशन जैसे है, तो इसके भी एक्सपोजर तो इंक्रीमेंट हुए हैं, क्योंकि ओजोन लेयर जो है तो उसमें जैसे होल हो रहे हैं, तो इसके चलते यूवी रेज है, तो ये भी एक्सपोजर इनका इंक्रीमेंट हुआ है। फिर उसके बाद डी जो आपका दिया हुआ है लैंडफिल। तो देखिए जो लैंडफिल्स है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे ऐसा एरिया या फिर ऐसा साइट हो गया आपका कि जहाँ पे गार्बेज को डंप किया जाता है। तो ये होता है वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए जगह होते हैं, तो ये जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किए जाते हैं मैन के द्वारा गार्बेज को डंप करने के लिए। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन जो था आपका, ये इसके चलते नहीं हुई है उतनी। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो आपका होती है ऑप्शन सही इसका होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका जो चल रहा है क्लास इन्वायरमेंट बेसिक्स का, और हमारा टारगेट है कि आपका हम जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट तैयारी आपका करवा देंगे, यदि आप लोग बस साथ देते रहें इसी तरीके से तो। और आपको जो है हम पूरा कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जनरल अवेयरनेस का, जो भी आपके दिए हुए हैं सिलेबस में। और आपको जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है इसके। और आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते जाएंगे आपको, जैसे ही जो भी सब्जेक्ट आपके फिनिश होते जाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मुँह, ताकि हमें ये मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।